This question is based on the center of mass. We have the question: 3 masses of 2 kg, 4 kg and 4 kg are placed at the 3 points. We have to find the position vector of its center of mass. In this case, the 3 points are given in the form of coordinates. We know that at the x-axis we have I vector, for the y-axis we have j vector, and for the z-axis we have k vectors. So let's see how we solve this question. The position of center of mass. That means we have to write the answer in the form of I, j, k. Now these are the positions for the first body, these are the positions for the second body, these are the positions for the third body. We can transform it in the form of I. ये दोनों j और k जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है. यहाँ पर ये I प्लस j हो जाएगा क्योंकि ये दोनों 1 है और k की वैल्यू 0. यहाँ पर ये I 0 हो जाएगा, ये केवल j रहेगा और k की वैल्यू 0. फर्स्ट वाला x एक्सिस दैट इज I, सेकेंड वाला y एक्सिस दैट इज j एंड थर्ड वाला z एक्सिस यानी k. अब हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है. तो दैट मीन्स हाउ वी विल फाइंड दैट. फॉर द फर्स्ट वन वी यूज 2 into here we have only I plus 4 into I plus j. जब हमें पोजीशन वेक्टर कहा जाए सेंटर ऑफ मास का तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं. और यहाँ पे ये 4 into j. नीचे हमको हमेशा मास ही जोड़ना होता है तो मास हम ऐड कर लेंगे. 2 plus 4 plus 4. दैट मीन्स इट बिकम्स 2i. मतलब बार बार मैं बता रही हूँ पोजीशन वेक्टर निकालने में हमें वेक्टर फॉर्म में आंसर लिखना होता है. दैट इज 4i plus 4j plus 4j which is equal to 4 2 6 4 10. दैट मीन्स वी गेट 2i, ये हो गया 6i, ये हो गया 8j ओवर 10. ये देखिए कैंसिल हो जाएगा 2 से. दैट इज 3i ओवर 5 प्लस 4/5. नेम ऑफ द चैप्टर इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. इसमें जो मैं इस क्वेश्चन को ले रही हूँ वो है सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन. क्वेश्चन देखिए. 4 particles of mass 2 kg, 3 kg, 4 kg and 8 kg are situated at the corners of a square of side length 2 meter and we have to find the center of mass. 4 पार्टिकल्स हैं, वो स्क्वायर की चारों साइड्स पे रखे हुए हैं और स्क्वायर की साइड की लंबाई जो है वो 2 मीटर है. तो हमें उस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास निकालना है. तो आइए चलिए जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास किस तरीके से निकाला जाता है. अब सेंटर ऑफ मास का हमें फॉर्मूला पता है. m1 x1 m2 x2 ओवर m1 प्लस m2. मतलब x1 x2 क्या होता है, उनका डिस्टेंस और ये डिफरेंट मासेस. तो अब इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास अगर निकालेंगे इन चारों पार्टिकल्स के लिए तो 2 का जो पोजीशन वेक्टर है x एक्सिस पे वो 0 है. तो ये x के लिए हम निकालेंगे पहले. तो 2 into 0 प्लस 3 के लिए x एक्सिस पे 2 है तो 3 into 2. फिर यहाँ पर देखिए 4 के लिए x एक्सिस पे 2 है तो 4 into 2 प्लस यहाँ पर 8 के लिए x एक्सिस पे 0 है. नीचे हमको क्या करना है, सारे मासेस जोड़ने हैं. यानी 2, यहाँ पर मास क्या है 3, यहाँ पर मास क्या है 4 और यहाँ पर मास क्या है 8. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 3 2 6 4 2 8, ये 0, ये आप प्लस करिए 2 3 5 4 9 8 9 17. दैट मीन्स 14/17. दिस इज द x कोऑर्डिनेट, दैट इज 14/17. इसी तरह से सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालेंगे. तो जब हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम y एक्सिस के पार्टिकल्स लेंगे, पॉइंट्स लेंगे. तो देखिए y एक्सिस के लिए निकालना है तो हम ये लेंगे. यहाँ पर मास आपका 2, y के लिए फिर से 0 है तो 2 into 0 प्लस यहाँ पर y के लिए 0 है तो 3 into 0. यहाँ पर y के लिए 2 है तो 4 into 2. यहाँ पर भी 2 है तो 8 into 2. ओवर सारे मासेस जोड़ेंगे 2 plus 3 plus 4 plus 8. नीचे आपको मास जोड़ना है, जो मास है, डिस्टेंस नहीं. तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 8 और ये 8 2 16. नीचे प्लस करके ये 17 आ जाएगा. देखिए 2 3 5 4 9 8 17. दैट मीन्स 24/17.
तो सेंटर ऑफ मास इसका हो जाएगा 24/17। आपका ये वाला जो ऑप्शन है 14/17 और 24/17, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. इन दिस वे वी फाइंड द सेंटर ऑफ मास. Now this question is based on the how to find the velocity of a center of mass. We have a question. Two bodies of masses 2 kg and 4 kg are moving with velocities. What is the velocity of their center of mass? Now let's study how we have to find the velocity of center of mass and what is its formula. 2 over m1 plus m2. We always have to sum masses in the denominator. Sum of the masses we have to find in the denominator. That means m1 v1, that is 2 into 2 plus 4 into 10, and now we have to add the masses, that is 2 plus 4, and we get 4 plus 40. This is over 4 to 6, that means 44/6, and we get 6 sevens are 42, 43, 44, that means 6 threes are 18. Okay, and it is velocity, so it is meter per second. So this is the right answer. Particular question we learned what is the relation between angular acceleration and angular velocity. Now just see the question. Angular acceleration of the body is given as 4at cube minus 3bt square. If initial angular velocity is omega 0, that is at time is equal to t is equal to 0, we have angular velocity omega 0. And we have to find the angular velocity at the time t from the 4 options which are given below to us. Now let's start how we will solve this question. अब अभी जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये जो है एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है और हमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया हुआ है किसी टाइम t पर. बेटा एक बात याद रखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन हम अल्फा से डिनोट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी पाने के लिए जब इस तरह से होता है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का. ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए. ये आपकी हो गई एंगुलर वेलोसिटी. क्वेश्चन करना नहीं है, उसको हमेशा याद रखना है कि जब भी रहेगा कोई भी क्वेश्चन तो हम कैसे करेंगे. तो यानी ये सिंपली हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे. बायो के बच्चे जो हैं उन्हें इंटीग्रेशन नहीं आता, तो मैं उनको बता दूं, अगर कोई चीज़ होती है एक्स एन तो इसका फॉर्मेट हो जाता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. बस कोफिशिएंट को जोड़ के ऊपर और ये नीचे. तो यहाँ पर जिनको मैथ्स के बच्चे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो चलिए इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे. तो 4at क्यूब माइनस 3bt स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रेशन आप करिए. तो 4a t के पावर ये देखिए 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/4. यहाँ पर ये माइनस 3b, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/3. और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं c. ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टाइम t पर उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो ओमेगा 0 है. यानी जब टाइम 0 है, रेस्ट है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 है. तो हम यहाँ पर इस टाइम t को 0 रख देंगे और c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर ये जो ओमेगा हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा 0 इज इक्वल टू, ये दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि टाइम t 0, यहाँ पे भी टाइम t 0, दिस इज इक्वल टू c. तो इन प्लेस ऑफ c वी कैन राइट ओमेगा 0. सो ओवरऑल दिस 4 and this 4 get cancelled, 3 and 3 get cancelled. So angular velocity is equal to, which is equal to omega at4 minus bt cube, and in place of c we write the initial angular velocity, that is omega 0. So this is our required equation. Okay, तो मेन बात आपको याद रखनी है कि एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है तो हमको उसका इंटीग्रेशन करना होता है. Now this question is based upon how we find the torque if any force act at a point. Now we have the question, find the torque of a force acting at a point and position vector is given. Now let's see what is the relation in between them. In this question we have to find the torque and force and the position vector is given to us. Now as we know that torque is the applied force into perpendicular distance, and here we have to find the cross product of both of them. Okay, so how to find the cross product, that is the dot product. We
take in this way, we make a determinant type form I, J and K. These are the position vectors. Now what are these? 7, 3 and 1. Okay, पहले position vector, फिर आपका force वाला -3, 1 और 5. ये आप ध्यान रखिएगा. That means torque is the product of perpendicular distance from the axis of rotation into the force applied. And in order to calculate the torque, when it is given in the form of vector, we have to find the cross product of force and perpendicular distance between them. Now we solve it. We write I over here. We solve only this portion, that is 3 5s are 15 minus 1 1s are 1. And after that, before G, here we put a minus sign outside. Okay. Now J. Now for the J we have 7 5s are 35. And this is minus and this is minus minus plus. Okay. Now third one, that is K. And we write 7 1s are 7. And 3 3s are 9 and plus 9. Okay. Because minus 9 हुआ तो इसके बाद minus minus plus. ये आपका हो जाएगा 14i minus 38j plus 16k. So this is the required torque which is applied when a force is applied at the position vector. Now this question is based upon how we find the torque if any force acts at a point. Now we have the question, find the torque of a force acting at a point and position vector is given. Now let's see what is the relation in between them. Now in this question आपने जैसे देखा कि जो छोटा वाला व्हील है उसका रेडियस r2 है और जो बड़ा वाला व्हील है उसका रेडियस r1 है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से ये मूव कर रहा है. तो ये जब इनिशियली ये वाला जो छोटा वाला व्हील है वो रेस्ट पर है तो t सेकेंड्स के बाद यानी 10 सेकेंड्स के बाद उसका क्या एंगुलर वेलोसिटी होगी वो अगर हमें निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा विच इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी. ये हमारा वही फॉर्मूला है जो हम लोग लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है तो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर एक्सेलरेशन और ये टाइम. फिर से सुनो, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर एक्सेलरेशन और ये टाइम. अब इनिशियली जो स्मॉल वाला रिंग है ये रेस्ट पर है तो ओमेगा 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी अल्फा की वैल्यू है 1.5 और टाइम 10 सेकेंड्स के बाद ये हो गया. ये हो गई 15 रेडियन पर सेकेंड. अब जब ये दोनों एक ही बेल्ट से कनेक्टेड है तब इनकी लीनियर वेलोसिटी सेम रहेगी. लीनियर वेलोसिटी सेम, एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी लेकिन लीनियर वेलोसिटी सेम. Now what is the relationship between linear velocity and angular velocity? Linear velocity को हम v से लिखते हैं तो linear velocity is equal to r into omega. ये linear velocity है, ये angular velocity. तो ये दो अलग अलग व्हील्स हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा r1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू r2 ओमेगा 2. अब हमें ये मान लो ये वाला r1 है, ये वाला r2, तो हमें सेकेंड वाले की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है. तो हम उसको किस तरीके से निकालेंगे, ये आपका 15 आया था, याद रखिएगा. ये हो गया r1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू r2 ओमेगा 2. दैट मीन्स वी गेट, ये आपका r2 है तो आपका ओमेगा 1 इज इक्वल टू r2 ओवर r1 और ये ओमेगा 2. यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ओमेगा 2 की वैल्यू आपकी 15 थी और ये r2 ओवर r1, ये आपका आंसर है. और इनके रेडियस में जो रेशियो है वो है 1:3 का. इनका जो रेडियस का रेशियो है वो क्या है 1:3 का. दैट मीन्स 15 इंटू 1:3. रेडियस का जो रेशियो है इनका आपस में वो है 1:3, दोनों का जो रेडियस का रेशियो है. तो ये हो जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड.
Now next type of question in which we learn what is the relationship between moment of inertia and angular momentum. Now according to question, moment of inertia of a body is 1 kilogram per meter square, and if a body makes 2 revolutions per second, and we have to find the angular momentum. Now let's solve this. Is denoted by L, and it is equal to moment of inertia into angular velocity, that is omega. Angular velocity को omega से denote करते हैं और angular momentum L से. तो momentum of inertia, इसका फॉर्मूला याद कर लो, I ओमेगा. I की वैल्यू कितनी दी है 1. अब ये ओमेगा जो है ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में दिया है, तो इसको हम चेंज करेंगे. इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई n. जब भी ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में होगा तो इसको हम इस तरीके से चेंज करेंगे. तो यहाँ n की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी. तो 2 2 ज़ा 4 पाई. दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम बिकम्स 4 पाई जूल सेकेंड. सो दिस इज द यूनिट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. Now this question is based on the relationship between torque and the moment of inertia. Now according to question, at constant torque of 31.4 Newton meter is exerted on a pivoted wheel. If the angular acceleration of the wheel is 4 pi radian per second square, we have to find the moment of inertia of the wheel. So let's start. These are the options which are given below. Now according to question, torque is given to us, angular acceleration is given to us in the question, and we have to find the moment of inertia. That means from this question we learn what is the relationship between torque and moment of inertia. So just remember, torque is equal to moment of inertia into angular acceleration. That is, torque is equal to I alpha. So main thing is that you have to learn the formulas properly. So what is the moment of inertia, which is equal to torque over angular acceleration? That is, what is the value of torque? It is 31.4. And what is the value of angular acceleration? 4 into pi. That means 31.4 over 4. In place of pi, we can write 3.14. When we solve, it becomes 2 0 and it becomes 0. It is get cancelled and it is 10. That is 10 by 4. And when we solve, we get 5 by 2. That is 2.5. And it is moment of inertia. That is kilogram meter square. An automobile engine develops 100 kilowatt power when rotating at a speed of 1800 revolutions per minute. What torque does it deliver? From this question we clearly see that in this question there is a relationship of power and torque with each other. Now let's solve this question. How it proceed? अब हमको इस क्वेश्चन में निकालना है टॉर्क डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दिस पावर. तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये देखिए कि पावर जो आपका वो है वो 100 किलो वॉट दिया हुआ है और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रिवॉल्यूशन पर मिनट में है. तो इसको पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये 100 किलो वॉट है तो किलो वॉट को पहले वॉट में बदलेंगे. तो 1 किलो में 10 टू द पावर 3 होता है. तो इसको 10 टू द पावर 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे मतलब 1000 से, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 वॉट. ठीक है. इसके बाद ये आपका एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट. तो पहले ही बात ये देखो, अगर यहाँ पे मिनट लिखा है तो इसको पहले में रिवॉल्यूशंस पर सेकंड में बदलते हैं, यानी इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. तो ये बन जाएगा 30 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड. अब इसके बाद हमको इससे ओमेगा निकालना है. तो ओमेगा निकालने के लिए लिखेंगे 2 पाई n. ठीक है. दिस इज द वैल्यू ऑफ n. दैट मीन्स इट बिकम्स 2 पाई into 30 and we get 60 pi. Okay, this is the value for the omega. Now what is the relationship between power, angular velocity and the torque? Just learn it. There's a relationship, power is equal to torque omega. This is the relationship between power, torque and angular velocity. Now value of the torque is equal to power by omega, which is equal to 10 to the power 5 over 60 pi. So this is our answer.